आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से जुड़ी हुई हर तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर सीखेंगे, देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जितने तरह का प्रश्न हो सकता था, हर तरह का प्रश्न हमने तैयार किया है और हर एक प्रश्न का जवाब हम लोग सीखेंगे कि उसका आंसर यही होगा तो क्यों होगा और ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ताकि परीक्षा में आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। तो आज का जो पहला प्रश्न है बाबू, वो है कि एक कोशिकीय शैवालों में यानी ऐसा शैवाल जिसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, उसमें जो जल का परिवहन होता है वो कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? परासरण द्वारा होता है, चालनी नलिकाओं द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है, जाइलम वाहिकाओं द्वारा होता है। देखिए, एक कोशिकीय जीव में जाइलम वाहिकाएं नहीं होती है, चालनी नलिकाएं नहीं होती है, परासरण की क्रिया उसमें नहीं होती है। तो क्या होता है बाबू? विसरण क्रिया के द्वारा जो है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। विसरण का मतलब क्या होता है? विसरण का मतलब होता है छितरा जाना, फैल जाना, है ना। विसरण को थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करते हैं कि किसी कमरा में अगर सेंट की शीशी का जो मुंह खोल दीजिए तो सभी भागों में वो क्या होता है? फैल जाता है। और इसी फैलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। तो आगे है, अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि पानी एवं घुलित खनिज का पानी यानी जल एवं घुलित खनिज पदार्थों का पौधों में जो स्थानांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है? हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधों में जो परिवहन का कार्य होता है उसके लिए संवहन बंडल होता है, संवहन उत्तक होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है कि जमीन से मूल रोम के द्वारा जल और घुलित खनिज पदार्थ को क्या करता है? पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो यहां जो आंसर होगा वो होगा बाबू कि जाइलम नलिकाओं के द्वारा पानी यानी जल और घुलित खनिज लवण पौधों में स्थानांतरण होता है। आगे है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? देखो बाबू, पौधे में जो खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चार चीजों की उपस्थिति में होता है: सूर्य प्रकाश, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल, और पेड़ पौधों में पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है। ये चारों मिलकर के सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके भोजन तैयार करता है। और उसका जो स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन नहीं होगा आंसर। यहां पर आंसर होगा कि सुक्रोज। आगे है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों के किस दिशा में होता है? क्योंकि
पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्ती ही इसका प्रकाश संश्लेषी अंग है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है, और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के फलस्वरूप क्या बनता है? भोजन तैयार होता है। और उस भोजन का फ्लोएम, जो संवहन मंडल का दूसरा उत्तक है, दूसरा भस्कुलर बंडल है, उसके द्वारा पेड़ पौधों के ऊपर और नीचे दोनों ओर खाद्य पदार्थों का परिवहन किया जाता है। आगे है कि जल तथा घुलनशील लवण, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक जो पहुंचने की क्रिया किस उत्तक द्वारा संपन्न होती है? अभी भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वो जाइलम उत्तक के द्वारा संपन्न होती है। जाइलम का कार्य ही है कि जमीन से जल तथा घुलित खनिज लवण को मूल रोम की मदद से तना होते हुए पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जिस प्रकार से हम लोग इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि घर में ही क्या करते हैं, टंकी लगवाते हैं, मोटर बैठवाते हैं, जमीन के नीचे समरसेबल होता है और वहां से एक पाइप के द्वारा जल को पानी के टंकी तक पहुंचा दिया जाता है। पानी को टंकी तक पहुंचाता है और जो पाइप के द्वारा पहुंचाता है उसको यहां पर जाइलम मान लीजिए। और पानी के टंकी से फिर एक दूसरा पाइप निकलता है जो कि सब जगह ऊपर नीचे क्या करता है, जहां भी टेप लगा दीजिए, नल लगा दीजिए और अपना आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल आप उपयोग कर लीजिए। तो वो जो ऊपर से जो आता है वो एक तरह से फ्लोएम है। और वही काम जाइलम और फ्लोएम का पेड़ पौधों में होता है कि जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवण जमीन से पत्तियों तक पहुंचा देता है, जिसको टंकी कहिए, और पत्ती में भोजन बनता है और जो भोज्य पदार्थ बनता है उसको फिर फ्लोएम के माध्यम से पेड़ पौधों के सभी भागों में क्या किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो यहां पर जो आपका प्रश्न है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस उत्तक द्वारा संपन्न होती है, तो बाबू आपको जवाब देना है कि जाइलम के द्वारा संपन्न होती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, तो आपको जवाब देना है हीमोग्लोबिन के कारण। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसी के कारण रक्त का रंग लाल दिखता है। आइए आगे है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त, यहां थोड़ा सा प्रिंटिंग गलत हो गया, या होगा, या है ना, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त, जिसमें कि रक्त के साथ ऑक्सीजन संयोजित रहता है, उसको हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है, तो वो धमनियां कहलाती है। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि शरीर में जो रक्त वाहिनियां होती है वो 3 तरह की होती है। एक धमनी है जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है, दूसरा सिरा है जिसमें अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है, और तीसरा है केशिकाएं, जिसमें कि क्या होता है, भोज्य पदार्थ, आवश्यक पदार्थ का प्रवाह होता है। तो यहां पर चूंकि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त की बात हो रही है, जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां हैं, वो है धमनियां, आर्टरीज। आगे है बाबू कि हृदय के वेशमों का शिथिलन
पिछले क्लास में इसको भी हमने पढ़ा था कि निलयों के संकुचन और निलयों का शिथिलन। निलयों के संकुचन से महाधमनी या रक्त पर जो दबाव उत्पन्न होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जिसका मान 120 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। और निलयों का शिथिलन यानी फैलाव, वो सिकुड़ता और फैलता है, क्योंकि हार्ट क्या है? केंद्रीय पंप अंग है बाबू, और उसके द्वारा पूरे शरीर में रक्त को क्या किया जाता है? पंप किया जाता है, भेजा जाता है, भेजने का काम होता है। तो जब निलय का संकुचन होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जब शिथिलन होता है, फैलाव होता है ताकि सब अशुद्ध रक्त उसमें जमा हो, तो उस स्थिति में जो रक्त पर दबाव उत्पन्न होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं, जिसका मान 80 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। यानी हृदय के वेशमों में जो शिथिलन होता है तो शिथिलन को ही डायस्टोल कहते हैं। आगे है कि चालनी नलिकाओं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैंने किया। पूरे 25 वर्षों से जो हमारा शिक्षण अनुभव है उसके आधार पर हमने तैयार किया कि आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो और कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। पिछले परीक्षा में भी सारा का सारा प्रश्न लड़ा था। आप प्रश्न को देखिए और वीडियो से मिला सकते हैं, इसलिए मैं आपको भरोसा और विश्वास एक बार पुनः दिलाता हूं। तो चालनी नलिकाओं के जीव द्रव्य के बीच किसके द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है? तो चालनी नलिकाओं और जीव द्रव्य के बीच छिद्रों के द्वारा क्या होता है? संबंध स्थापित किया जाता है। आगे है कि मृदा से जल का जो अवशोषण होता है, मृदा से जल का जो अवशोषण करता है पेड़ पौधा, वह किसके द्वारा करता है? तो मूल रोम के द्वारा करता है, और मूल रोम के द्वारा जाइलम में पहुंचता है, और जाइलम फिर तना से होते हुए क्या करता है? पेड़ पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचाने का काम करता है। आगे है कि पौधों में जल का जो लगातार अवशोषण होता है बाबू, पौधों में जल का जो लगातार अवशोषण होता है वह किस पर निर्भर करता है? हमने इसको एक फिगर के माध्यम से थ्योरी की क्लास में बताया कि किस प्रकार से पौधे के जो वायवीय भाग है, जो वायु के संपर्क में है, वहां पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और जल का अणु वाष्प बनकर के वातावरण में चला जाता है, और उससे जो बगल का फिर जल है ना, जैसे मान लीजिए कि ये है पेड़ पौधा, है ना, और इसका ये जड़ है, ये तना है ना, और ये मूल रोम है। मूल रोम के द्वारा जल को ये क्या करता है? अवशोषित करके यहां तक लाया। अब यहां पर देखिए ये वायवीय भाग है, और यहां क्या होता है कि वाष्प बन करके जल का अणु कहां चला गया? वातावरण में। अब इसके बगल में जो है, फिर इसके बगल में जो है, इस तरह से क्या होता है? ये चलते चला जाता है ना, इस तरह से, और ये एक तरह से लगातार ये क्रिया होती रहती है, और जल का जो स्थानांतरण होता है यही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण होता है ना। तो क्या है प्रश्न कि पौधों में जल का जो लगातार अवशोषण होता है वो किस पर निर्भर करता है? वाष्पोत्सर्जन पर होता है। अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुक जाएगी तो फिर क्या होगा? जल का लगातार अवशोषण नहीं होगा। इसलिए पेड़ पौधों में क्या कहता है? सिंचाई करने के लिए, पटवन करने के लिए अगर नहीं करते हैं और ये रुक जाता है तो उस स्थिति में पेड़ पौधा क्या होता है? मर जाता है। आगे है कि किन क्रियाओं के फलस्वरूप
सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है, बस इसी से जुड़ा हुआ है। तो मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन, ये देखिए जल स्तंभ बन गया, नीचे से आया जल जमीन से, है ना, और ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वाष्प के अणु जल के अणु वाष्प बनकर के वातावरण में चला जाता है, और जब ये अणु वाष्प बन करके गया, फिर इसके बगल वाला, फिर इसके बगल वाला, इस तरह से करते करते क्या होता है, मूल रोम यानी जमीन से लेके इसका जो वायवी भाग है वहां तक एक जल स्तंभ बन जाता है। तो जल स्तंभ निर्माण जो होता है उसके लिए दो क्रियाएं होती है, एक मूल दाब और दूसरा वाष्पोत्सर्जन। ये दोनों क्रिया मिला करके क्या करता है, पेड़ पौधों में सतत जल स्तंभ का निर्माण कर लेता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है प्रश्न कि दायां और बायां निलय एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होता है। देखिए हम लोग एक रफ फिगर देखते हैं, इसका जो पिछला क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था, इस तरह से क्या होता है, ये नहीं मिट रहा, अच्छा रुकिए, इस तरह से होता है ना, चार भाग इस तरह से। तो निलय की बात हो रही है, तो ये नीचे वाला निलय है, ये है मान लीजिए दायां निलय, है ना, दायां निलय, और ये है बायां निलय, है ना बाबू। और दोनों के बीच ये जो देख रहे हैं भित्ति, यही भित्ति आपका अंतरा निलय भित्ति है। नाम से पता चल रहा है अंतरा निलय, यानी दो निलयों के बीच का जो भित्ति है यही आपका अंतरा निलय भित्ति है, अंतरा निलय भित्ति, जो हम लोग खूब इन डिटेल में बात इस पर कर चुके हैं। इसी अंतरा निलय भित्ति के द्वारा दायां निलय और बायां निलय एक दूसरे से अलग होता है। अगर आपसे ये प्रश्न कर दे कि अलिंद जो है, दायां अलिंद और बायां अलिंद किससे अलग होता है, ये देखिए, तो ये हो जाएगा अंतरा अलिंद भित्ति के द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दायां और बायां निलय एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होता है बाबू, तो अंतरा निलय भित्ति के द्वारा। आगे है कि महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है, तो रक्तचाप कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है, बीपी कहलाता है। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है बाबू, रक्तचाप कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है, बीपी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि धमनियां कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। अभी इसी को विकल्प वाला में भी हम लोगों ने देखा था। तो धमनियों के माध्यम से शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी के द्वारा किया जाता है, धमनी के द्वारा किया जाता है। आगे है उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स श्वेत रक्त कोशिकाएं सहित जो रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं बाबू, तो लसिका या लिम्फ या उत्तक द्रव कहते हैं। ये भी प्रश्न हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और जो टॉपिक वाला जो क्लास था। चलिए आगे का जो प्रश्न है कि हृदय की धड़कन, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुंचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। प्रश्न पहले समझिए कि हृदय की जो धड़कन होती है वो एक तालबद्ध संकुंचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। तो उस उत्तक को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं शिरा अलिंद छिद्र। क्या कहते हैं बाबू,
सिरा अलिंद छिद्र, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइनू ऑरिकुलर नोड, इसी को शॉर्ट में कहते हैं ऐसे नोड। एस फॉर साइनू, ए फॉर ऑरिकुलर, है ना, और इधर नोड है। या इसी को पेस मेकर कहते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुंचन जो है वो होता है। किसके द्वारा? पेस मेकर के द्वारा, ऐसे नोड के द्वारा, साइनू ऑरिकुलर नोड के द्वारा, सिरा अलिंद छिद्र के द्वारा, है ना। अब है कि रक्त परिवहन का एक चक्र, अर्थात हृदय में रक्त का भरना और फिर उसका बाहर निकलना, है ना। अशुद्ध रक्त उसमें आता है और उसको वह पंप करके भेज देता है कहां? फेफड़ा में। फेफड़ा से फिर क्या होता है? फेफड़ा में ऑक्सीजन मिल जाता है और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अलग होकर के नासिका छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है ना। तो ये जो क्रिया होती है रक्त परिवहन का, जो एक चक्र कहलाता है। एक चक्र किसको कहते हैं? हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है? हृदय चक्र कहलाता है, कार्डियक साइकिल कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दोनों अलिंद किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। तो अंतरा अलिंद भित्ति, फिगर के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा कि अंतरा अलिंद भित्ति, दो अलिंद के बीच अंतरा अलिंद हुआ, और भित्ति सेप्टम जो होता है उसको क्या कहते हैं? अंतरा अलिंद भित्ति, जिसके द्वारा दोनों अलिंद, दायां अलिंद बायां अलिंद, एक दूसरे से अलग होता है। हार्ट के बीचों बीच जो होता है भित्ति सेप्टम, उसके द्वारा दोनों अलिंद अलग होता है। अगला प्रश्न है बाबू कि दायां अलिंद दाएं निलय में कौन सा कपाट, छिद्र पर कौन सा कपाट पाया जाता है? अब जैसे देखिए, इस तरह से हार्ट है, ध्यान दीजिएगा। अब ये है इस तरह से, है ना। ये हो गया अगर दायां अलिंद, और ये हो गया दायां निलय, और इसमें देखिए ये एक छिद्र है, क्योंकि दायां अलिंद दाएं निलय में खुलता है, और जिस छिद्र के द्वारा खुलता है उसको दायां अलिंद निलय छिद्र कहते हैं। और इस पर एक कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक कपाट पाया जाता है, एक भाल्व पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? त्रिदली कपाट कहते हैं। और इस भाल्व का, इस कपाट का एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? तो इसका ये विशेषता है कि ये रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में तो आने देता है, परंतु फिर वापस दाएं अलिंद में, दाएं निलय से वापस दाएं अलिंद में जाने नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार से अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहीं पर समझ लीजिए कि बायां अलिंद अगर ये है ना, बायां अलिंद है बाबू, और ये बायां निलय है ना, बायां निलय है, और ये भी क्या होता है? एक छिद्र के द्वारा बायां अलिंद बाएं निलय में खुलता है, और ये जिस छिद्र के द्वारा खुलता है उसको बायां अलिंद निलय छिद्र कहते हैं। और इस पर भी एक कपाट होता है, भाल्व होता है, इसका नाम है द्विदली कपाट या मिट्रल कपाट। इसका भी एक खासियत होता है, एक विशेषता होती है कि ये बायां अलिंद से बाएं निलय में तो रक्त को आने देता है, किंतु बाएं निलय से बायां अलिंद में फिर पुनः वापस ऊपर जाने नहीं देता है ना। तो यहां जो प्रश्न है कि दायां अलिंद दाएं निलय पर कौन सा कपाट पाया जाता है, इस छिद्र पर कौन सा कपाट पाया जाता है? तो त्रिदली कपाट पाया जाता है। और अभी अगला जो प्रश्न देखेंगे कि बायां अलिंद बाएं निलय पर
निलय छिद्र के द्वारा जो खुलता है, तो इस पर कौन सा कपाट पाया जाता है, कौन सा भाल्व पाया जाता है? तो उसका जवाब होगा, देख लीजिए वही प्रश्न है कि बायां अलिंद निलय छिद्र पर कौन सा कपाट पाया जाता है? जो अभी फिगर में देखे तो द्विदलीय कपाट या मिट्रल कपाट पाया जाता है। इसका एक विशेषता है क्या, फिर से एक बार जान लीजिए कि बायां अलिंद से बाएं निलय में तो रक्त आने देता है, लेकिन बाएं निलय से पुनः ऊपर यानी बाएं अलिंद में रक्त को जाने नहीं देता है। इस प्रकार से जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर जो है परिवहन, इसका सारा सब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोगों ने सीख लिया। और मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूं एक बार फिर से कि एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा। आप सारे वीडियो को देखें और सब कुछ तैयार करें और निश्चिंत हो जाएं। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।